हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोग के लिए क्रिमिनल्स फोर्स 5 का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त श्री जो विंडो के पास खड़ी होकर के नीचे की तरफ झांके जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सेकंड फ्लोर से ये आदमी, जो कि बिना नीचे कुछ हुए भी कैसे कूद सकता है, क्योंकि इस वक्त नीचे जाने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था। वो भी यही सब सोचकर हैरान हो ही रही होती है कि तभी अंदर उसकी मॉम आती है और पीछे से ही उससे पूछती है, क्या कर रही हो? कोई खो गया है क्या? तब ईश्वी जो अपनी सोच में गुम होते हुए कहती है, हाँ, रात में तो यही थे, सुबह गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। ये बोलते बोलते वो जैसे ही पीछे की तरफ घूमी थी, तब जाकर के उसके ठीक सामने अर्चना जी का चेहरा आता है और फिर उसे समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया है। वो अपनी दादू तले अपनी जीभ दबाते हुए कहती है, "आओ, मेरा वो। तभी अर्चना जी जो एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछती हैं, क्या वो? तभी ईश्वी के दिमाग में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, जो कि कल रात उसके और दक्ष के बीच काफी ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट कर रहे थे। ये सोच कर ईश्वी जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? अर्चना जी जो कहती हैं, जब से ये लड़का मेरे घर के सामने आकर रुका है, तुम्हारी हरकतें बदल रही हैं ईश्वी। पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। मैं तुम्हारे कमरे में आती थी तो तुम खुशी से मुझे गले लगाया करती थी, और अब देखो। तभी ईश्वी जो अर्चना जी का चेहरा देखते हुए अपने चेहरे को ना में हिला रही थी, और वही अर्चना जी जो उससे पूछती हैं, क्या नहीं बोल रही हो? लेकिन ईश्वी तो अपने ही दिमाग के खुरापात से लड़ रही थी। नहीं ईश्वी, शी इज योर मॉम, इट्स ओके, उनकी लाइफ है। वो खुद को ही लगातार समझाए जा रही थी। अर्चना जी जो उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, ईश्वी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो काफी धीरे से ही सॉफ्टली उसके सर पर मारी थी। तब ईश्वी जो होश में आते हुए कहती है, मुझे नहाना है, बहुत काम है, मुझे कहीं किसी से मिलने भी जाना है, आप जाइए कमरे में, कमरे से बाहर। और ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। ये सब देख करके अर्चना जी जो परेशान होते हुए कहती हैं, ये लड़की पूरी बदल गई है। ईश्वी के घर के ठीक सामने रोड पर इस वक्त अयान, रुद्र, राहुल, संजू जो कि ग्रुप बना करके खड़े थे। वहीं बंटी भी पीछे से आते हुए कहता है, कितना काम करना पड़ता है जिंदगी में, मुझे सोने क्यों नहीं दिया, मुझे कहाँ लेकर जाना है इस वक्त। वहीं अयान जो बंटी की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं कितने लोगों को और उठाकर लाना पड़ेगा, कम से कम तेरा हैवी शरीर काम तो आएगा ना। और वैसे भी तेरे बिना तो कोई काम हमारा बनता भी नहीं है ना, तू तो हमारा लकी चार्म है। और ये बोलकर अयान जो बंटी के गालों को जोर से खींच लिया था। भाई बंटी जब पूछता है, लेकिन जिसका काम है वो कहाँ है इस वक्त? वो अभी तक सो रहा होगा, और एक मैं हूँ जो जग करके इतना मेहनत कर रहा हूँ। अयान जो कहता है, रात भर वो सोए कहाँ है? सुबह तो जाकर के मैंने उन्हें देखा है, रात भर तो कहीं गायब भी थे। अच्छा रुको, मैं जरा चेक करके आता हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से घर के अंदर भाग जाता है और तेज से आवाज लगाते हुए कहता है, भाई आप रेडी हो गए? हमें चलना है, आज किसी भी हालत में ये सारे काम को निपटाना है, कल हियरिंग है हमारी। ऊपर से दक्ष के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि टक टक की आवाज से स्टेयर से नीचे की तरफ उतर रहे थे, और उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, हमारी हियरिंग क्या होता है? कोर्ट की हियरिंग है, और तुम्हें कहाँ जाना? तुम इस मामले में मत पड़ो यान, बंटी के साथ तुम यहीं पर रहोगे, मैं और ईश्वी जाएंगे। मैं यान जो कहता है, अगर उधर रिस्क होता तो फिर आप ईश्वी को तो लेकर नहीं जाते, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो? इस बात पर दक्ष कहते हैं, क्योंकि तुम छोटे हो भी, और तुम्हें यहाँ पर चीजों को संभालना पड़ेगा। पता है ना 2 लोगों को किस तरह से रखा है हमने, उन लोग की निगरानी तुम्हें करनी होगी अयान। मैं तो कहता हूँ रुद्र को भी अपने साथ रोक लो। लेकिन अयान जो कहता है, भाई मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ, दैट्स ऑल। आप कहो तो मैं रुद्र और बंटी को यहाँ पर रोक दूं? दक्ष कहते हैं, फाइन, चलो, जिद्दी कहेंगे। दूसरी तरफ ईश्वी भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के नीचे की तरफ आती है और फिर एक बार अपने डैड के चेहरे की तरफ देखती है, लेकिन तुरंत ही वो अपना चेहरा मोड़कर जल्दी से बाहर की तरफ आ जाती है। वो अपने फोन से संजू को कनेक्ट करती है। उससे पहले संजू जो उसके सामने आकर कहता है, मैंने लोकेशन शेयर कर दी है, इस आदमी की बीवी का फोन भी पूरी तरह से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगर वो लोग कहीं भागने की कोशिश करते हैं तो उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा, और वो मैं तुमको यहीं से इन्फॉर्म कर दूंगा। डन? राहुल जी कहता है, या डन, चलते हैं। मैं ईश्वर जी कहती है, राहुल तुम भी साथ में चल रहे हो हमारे? राहुल जी एक बार दक्ष की तरफ देखता है और फिर ईश्वर की तरफ देखकर कहता है, जरूरी नहीं कि हर बार सीनियर से जूनियर की हेल्प करे, कभी जूनियर भी तो सीनियर की हेल्प कर सकता है ना।
मैं काफ़ी दिलचस्पी ले रहा हूँ इस केस में, क्योंकि मुझे जानना है जिस शख्स को मैं अब तक क्रिमिनल समझ रहा था वो क्या वाकई में क्रिमिनल नहीं है। और अगर अपने देश को इन्होंने इतना वक्त दिया है तो इनके लिए थोड़ा वक्त तो मैं भी दे सकता हूँ ना। आने वाले वक्त में यही तो मुझे कमांड करने वाला है। और फिर वो दर्श के कंधे पर हल्का सा अपने हाथ से टैप करते हुए कहता है, क्यों सर? दर्श उसका कोई जवाब नहीं देते और फिर वो बस एक बार ईश्वी की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और आकर की गाड़ी में बैठ जाते हैं। राहुल जो गाड़ी ड्राइव करने में लग चुका था और ईश्वी जो आकर के पीछे बैठ गई थी। अयान जो पैसेंजर सीट पर आकर बैठते हुए कहता है, चले सब रेडी है ना? तब ईश्वी जो पूछती है, इसी गाड़ी के डिक्की में वो आदमी और वो लड़का बंधा हुआ है, उन्हें तो निकाल कर रखना। तभी अयान जो कहता है, उनका काम हो चुका है, परेशान मत हो, रुद्र और बंटी उनका ख्याल रखेंगे। मैं राहुल जो कहता है, संजू को भी वहीं बोल दिया मैंने रहने के लिए, कोई भी बात होगी तो वो तुरंत ही हम लोग को इन्फॉर्म कर देगा। अभी चले। मैं सब लोग निकल चुके थे गाड़ी लेकर। दूसरी तरफ ब्रिजेश जो मिस्टर मेहता को कॉल करते हुए कहते हैं, वो सब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका लॉयर जाकर के उनका पीछा करे और देखे कि वो लोग जा कहाँ रहे, कोई नई सबूत तो नहीं इकट्ठा करने जा रहे। मिस्टर मेहता जो कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ब्रिजेश माथुर। शायद आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन जो इस केस को संभालने के लिए आया है वो बहुत ही ज़्यादा होनहार है, उसे जो करना होगा वो कर लेगा। तभी ईश्वी जो लगातार स्माइल करते हुए किसी से फ़ोन पर चैटिंग कर रही थी, जिसे देखकर दक्ष जो एक बार तो उसे अवॉइड करते हैं लेकिन दूसरी बार देख करके उनसे रहा नहीं जाता और वो थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, तान्या है क्या? दक्ष के मुंह से तान्या नाम सुनकर ईश्वी जो कहती है, क्यों, उसकी बड़ी याद आ रही है क्या? कहिए तो बोल दो, गाड़ी उसी तरफ ले ले, उसके घर के सामने। दक्ष कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रहा था, तुम बात किससे कर रही हो? तब ईश्वी जी कहती है, कोई पर्सनल है, आप छोड़िए। इस बात पर अयान अपना गला क्लियर करते हुए जानबूझकर के दक्ष को टीज करने लगता है। पर्सनल? वैसे कौन है ईश्वी इतना पर्सनल? दक्ष भी ईश्वी के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन ईश्वी की तो निगाहें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी और फिर वो अचानक ही हंसते हुए कहती है, ओह कम ऑन यार राशि। लेकिन अभी उसने इतना नाम बोला ही था कि तभी वो तुरंत ही सामने की तरफ देख करके स्क्रीन को ऑफ करके बगल में फोन रख देती है और पूरी तरह से वो स्ट्रिक्ट हो गई थी। तभी दक्ष जो उसके थोड़ा करीब आते हुए कहते हैं, आशी तुम किसी लड़की से बात कर रही थी या फिर पूरा नाम बोलते बोलते रह गई? तब ईश्वी जो दक्ष के कान के साइड हल्का सा अपने चेहरे को टिल्ट करते हुए कहती है, आपको क्या लेना देना? दक्ष उस पर काफी गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि राहुल की नजर रह रह करके रियर व्यू मिरर पर जा रही थी, जिसे नोटिस करते हुए दक्ष जो अयान से कहते हैं, मेरी आंखों पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जरा मिरर को साइड में करना। अयान जो समझते हुए तुरंत ही मिरर को अपनी तरफ घुमा लेता है ताकि राहुल इन दोनों को देख न सके और फिर दक्ष जो ईश्वी के चेहरे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम प्यार से बता रही या फिर मैं तुम्हारा फोन चेक करूं? किससे बात कर रही थी, वो भी इतनी सुबह सुबह? ईश्वी जो दक्ष से पूछती है, आप रूम से कूदे कैसे नीचे? उतनी हाइट से, वो भी नीचे रोड था, अगर गिरते तो? दक्ष उसकी आंखों की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, तुम मुझे टॉपिक से भटकाना बंद करो, किससे बात कर रही थी ईश्वी? तब ईश्वी जो अपना हाथ दक्ष के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, आपके फायदे के लिए कर रही थी, मैं किसी को पटाने की कोशिश कर रही थी। वैसे वो तो पहले से ही पटा हुआ है, बस उसे दोबारा से याद दिला रही थी कि वो इस काम में अपना हाथ क्यों बटा रहा है, और ये भी चेक कर रही थी कि कहीं वो भूल तो नहीं गया कि वो मुझे कभी बहुत पसंद किया करता था। इस बात पर दक्ष कहते हैं, कौन है ये जो तुम्हें पसंद किया करता था? ईश्वी जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे आपको दिक्कत किस बात से है? वो मुझे पसंद करता है इस बात से या फिर मैं सुबह सुबह से चैटिंग कर रही हूँ इस बात से? तभी राहुल जो गाड़ी को काफी तेज स्पीड में भगाता है, जिसे अयान उसको रोकते हुए कहता है, आराम से भी चल सकता है, हमें कौन सा रेस जीतना है? राहुल जो साइड मिरर से देखकर कहता है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। इस बात पर ईश्वी जो पूरे रिलैक्स वे में कहती है, तुम परेशान मत हो, आराम से चलाओ गाड़ी। हाँ, पर बहुत ज्यादा भी आराम से नहीं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। आज ही सारा काम निपटाना होगा और उन बाकी के आतंकवादियों को भी आज ही ढूंढना होगा। ओह गॉड, बोलने में भी कितना डर लग रहा है। कहाँ मुझे इतनी अच्छी लाइफ जीनी थी और मैं यहाँ पर आकर के सड़ रही हूँ, आतंकवादी आतंकवादी खेल रही हूँ।
अयान जो कहता है बहुत जल्दी लाइफ चेंज हो जाएगी, कल की हियरिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईश्वी जो कहती है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अयान? हो सकता हो कल सामने वाली पार्टी कोई नया प्रॉब्लम रख दे जिसे सॉल्व करने में हमें और वक्त लग जाए। अयान अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है ये केस इतने लंबे क्यों चलते हैं ईश्वी? क्या ये थोड़े छोटे नहीं हो सकते? अरे जज को समझ क्यों नहीं आ रहा कि भाई इनोसेंट है? पता नहीं भाई का उस दिन दिल्ली क्यों जाना हुआ और सब कुछ उसी दिन खराब हो गया। लेकिन तभी ईश्वी जो कहती है जिस सबूत को हम ढूंढ रहे हैं ना यार, अगर वो एक बार कोर्ट के सामने आ गया तो बाकी कोई भी चीज दक्ष को गलत प्रूफ नहीं कर पाएगी और मिस्टर मेहता का केस पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा। इस बात पर दक्ष ईश्वी की तरफ ही काफी वक्त से देख रहे थे और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं तुम्हारे बाप का केस। ईश्वी जी कहती है प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको इस बात से कि मैं उनकी बेटी हूँ? आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस केस को मैं ही आपको जितवा रही हूँ, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए वैसे तो मुझे। मैं दक्ष कहते हैं बोल दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे उस आशीष के बारे में बताओ तुम। ईश्वी जो कहती है कल कोर्ट में आपसे मिलेगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। भाई राहुल जी कहता है आई थिंक इसी लोकेशन पर बोला था, ये लोकेशन सही तो है ना ईश्वी? चेक करो। ईश्वी जो संजू के भेजे हुए लोकेशन को देखकर कहती है हाँ वैसे जगह तो यही है और हमारी लोकेशन भी रेड ब्लिंक कर रही है, मतलब हम उसी जगह पर हैं जहाँ पर वो संजू ने बताया था उसकी फैमिली रहती है, लेकिन कहाँ? इधर तो कोई घर। तभी दक्ष की नजर जो विंडो से बाहर की तरफ जाती है जहाँ एक काफी छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी और वो काफी दूर पर भी थी। वही जिसे देखकर दक्ष कहते हैं वो दिख रही है। ईश्वी जो कहती है अरे वो तो झोपड़ी है, घर होगा ना उसका, और इतना असला रखता है, इतने वेपन्स रखता है, तो ऑब्वियसली उसका घर भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। दक्ष बाहर निकल कर कहते हैं ऐसा नहीं होता है, क्रिमिनल्स लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं ताकि कोई चाह कर भी उनके ऊपर शक ना करे। चलो उधरो। सारे लोग अब उसी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। महेश्वी जो ऐसी जगहों पर कभी गई नहीं थी और उसके हील्स जो जाकर के मिट्टी के चीजों पर जा टकरा रहे थे, वो बार बार डिसबैलेंस होते हुए दक्ष के बाजू पर पूरी तरह से अपना हाथ कसते हुए कहती है आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं नहीं चल पा रही? ये नहीं कि फिक्शनल मैन की तरह मुझे गोद में उठा ले। लेकिन तभी दक्ष ईश्वी को खड़ा करते हुए कहते हैं तुम यहीं पर रुको, वहां तक जाने में खतरा हो सकता है। तभी ईश्वी जो कहती है हमने बाप बेटों को तो वैसे ही पकड़ रखा है, यहाँ पर तो सिर्फ लड़कियां हैं ना, और बता रहे थे कि कोई छोटा लड़का भी है। संजू के हिसाब से देखा जाए तो उनकी फैमिली में 4 लोग हैं उस आदमी के अलावा, मतलब बीवी, एक लड़का, एक और लड़का और एक लड़की। हाँ, कुल मिलाकर 4 लोग। पूरी फैमिली 5 की है, तो देखा जाए लड़का छोटा ही होगा, अभी उसकी उम्र ही मात्र 13 साल की है। मुझे नहीं लगता कि मुझे खतरा है। ये सारे लॉजिक लगाने के बाद ईश्वी जैसे ही घर के सामने आकर के पहुंची थी, राहुल जो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दक्ष उसको रोकते हुए कहता है कभी भी डायरेक्टली गेट के सामने से नहीं जाना होता है, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर खतरा खुद आपके सामने खड़ा हो। दरवाजे को खोलो और तुरंत ही साइड हो जाना। मैं दक्ष ने अचानक ईश्वी की कलाई को काफी मजबूती से पकड़ लिया था और वो धीरे धीरे उसे अपने पीछे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ईश्वी जो अपना हाथ छुड़ाते हुए थोड़ा दूर भागते हुए कहती है क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़िए, मुझे भी तो देखने दीजिए ना। लेकिन दक्ष के मजबूत शरीर जो कि ईश्वी की तरफ घूम गए थे और वो उसकी तरफ अपना गर्दन हल्का से झुकाते हुए कहते हैं तुम इस तरह से सामने मत रहो, रस्को। लेकिन अभी उनकी बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तभी अंदर से एक लड़का जो बाहर की तरफ निकलता है और उसने अपने हाथ में छोटा सा गन लिया हुआ था, जिसे देखकर अयान, राहुल एकदम से हक्का बक्का रह गए थे और ईश्वी भी एकदम से अपना मुंह खोलते हुए कहती है हाँ हाँ। वही राहुल जो कहता है बच्चे हम सिर्फ बात करने आए, जस्ट पुट दिस डाउन। वही अयान जो कहता है वो अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ता है, वो हिंदी में बात करना पड़ेगा। और वही अयान भी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है बाबू प्लीज, वो खेलने वाली चीज नहीं है, वो उससे लोग मर जाते हैं। राहुल और अयान जो लगातार उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो बच्चा जो दक्ष की तरफ अपने बंदूक को पॉइंट करने की कोशिश करते हुए कहता है वो लड़का काफी छोटा तो था, मगर उसके बावजूद भी पूरी हिम्मत दिखाते हुए वो कांपते हुए हाथ से गन को पकड़े हुए सबको वार्न करते हुए कहता है चले जाओ यहाँ से, वरना मार दूंगा, मैं मार दूंगा। तभी उसकी बंदूक जाकर के ईश्वी पर टिकती है और वो थोड़ा तेज आवाज में कहता है तुम ही हो ना वो लड़की
जब मेरे मेरे पापा को कोर्ट में उनको मुजरिम साबित करना चाहती हो? मेरे पापा मुजरिम नहीं है। वो मुझे सिखा कर गए, जो भी आए उसे मार देना, मैं मार दूंगा। अभी राहुल और अयान जो उसको रोक ही रहे थे, लेकिन तब तक उसके गन से उसकी एक गोली जो बाहर की तरफ निकल चुकी थी और वो इश्वी की तरफ पहुंचती है। उसकी तेज रफ्तार को देखकर सब लोग एकदम से हैरान रह गए थे और जैसे वक्त एकदम से थम सा गया हो। इश्वी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई थी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया था। वहीं अयान और राहुल जो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, इश्वी। थोड़े वक्त बाद राहुल और अयान जो कि होश में आकर के जैसे ही अब इश्वी की तरफ दौड़े थे, वो देखते हैं कि इश्वी तो बिल्कुल ठीक है, वो एकदम सही सलामत थी और वो खुद भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही उसकी नजर दक्ष के चेहरे पर पड़ती है तो उनकी आंखें जो कि काफी जोर से बंद हो रखी थी, जैसे इस वक्त दक्ष को कितना पेन हो रहा हो। तब तक राहुल जो तुरंत ही झटके से उस बच्चे को गिरा करके उसके हाथ से बंदूक छीन लिया था और वो उसका कॉलर पकड़कर उसको अपने साथ ले आकर के खड़ा करता है। और तभी उसकी नजर भी दक्ष पर पड़ती है, जिसके हाथ से बहुत ही तेज रफ्तार से खून बह रहा था। अयान जो अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भाई क्या हो गया आपको? भाई हाँ, आंख खोलो भाई। इश्वी एकदम से घबराते हुए दक्ष के चेहरे पर अपना हाथ टैप करते हुए कहती है, दक्ष प्लीज नहीं। वहीं दक्ष जो धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, मरा नहीं हूं मैं, हाथ पर गोली रखने से कोई मरता नहीं है, ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मुझे चाकू ले आकर दो जो बहुत ही ज्यादा धारदार हो। वहीं राहुल जो कहता है, चाकू कहाँ से? हाँ, एक मिनट। और वो जल्दी से उसी झोपड़े के अंदर जाने लगता है। अयान भी उसके पीछे पीछे आने लगा था और फिर उसके हाथ से उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम जाओ राहुल, मैं यहाँ पर इस 2 फुटिया को देखता हूँ। और अभी अयान जो एक थप्पड़ जोर से उसके गाल पर जड़ता उससे पहले ही दक्ष उसको रोकते हुए कहते हैं, अयान नहीं, बच्चा है वो। महेश्वरी जो नाराज होते हुए कहती है, कैसा बच्चा है? बच्चा कोई ऐसे करता है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो? आपके हाथ में गोली लग गई है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। और वो तुरंत ही दक्ष के सर को अपने सीने से लगा करके लगातार उनके सर पर टैप करने लगती है और सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। इश्वी लगातार रोए जा रही थी। वहीं दक्ष कहता है, दर्द मुझे हो रहा है या तुम्हें? रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। वहीं इश्वी जो कहती है, शांत रहिए आप, ठीक है? हाथ से खून आ रहा है आपके, इसको रोकना पड़ेगा। वहीं दक्ष का दूसरा हाथ जो कि उसी जगह पर था जहां पर गोली लगी थी, ताकि वो जैसे तैसे करके अपने बाजू के सारे खून जो कि बाहर की तरफ निकल रहे थे उसे रोकने की कोशिश कर सके। अयान जो जल्दी से जा करके एक कपड़े को अंदर की तरफ से लाता है और उसे जल्दी से वो उसने दक्ष के हाथों पर बांध दिया था। वहीं राहुल जैसे ही अंदर गया था, उस आदमी की बीवी और उसकी छोटी सी लड़की जो कि घबराते हुए अपने हाथ को जोड़ करके राहुल के सामने घुटना टेक लेती हैं। लेकिन तभी राहुल जो कहता है, चाकू चाहिए मुझे। वहीं उन दोनों को लगा था कि राहुल उनको हर्ट करने आया है, लेकिन राहुल जो भाग करके चाकू लेता है, लेकिन उसे ले जा करके जल्दी से बाहर की तरफ लेते आता है और दक्ष के ठीक सामने रखते हुए कहता है, इसका क्या करना है? दक्ष इश्वी की तरफ देखते हैं और फिर उसे धीरे से कहते हैं, आंखें बंद कर लो। वहीं दक्ष जल्दी से अपने शर्ट के बटन्स को खोलने लगे थे। इश्वी जल्दी उनकी मदद करती है और फिर शर्ट उनके शरीर से हटाते हुए जल्दी से उनके हाथ की तरफ देखती है, जहां से काफी तेज रफ्तार से खून बह रहा था और गोली अंदर जाकर के धंस चुकी थी। राहुल जो ध्यान से उसे देखते हुए कहता है, ज्यादा अंदर नहीं गई गोली, बाहर से दिखाई दे रही है। मैं दक्ष कहता है, पता है मुझे। जैसे उस बच्चे ने गोली मारी थी, दक्ष ने पहले ही समझ लिया था कि ये जाकर के इश्वी को लगेगी। उससे पहले ही दक्ष अपने बाजू को जल्दी से मोड़कर गोली को अपने हाथ पर ले लिए थे। जिस वक्त उन्होंने अपने बाजू को मोड़ा था, उनके हाथ काफी तेज कसे हुए थे, जिससे उनकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और गोली ज्यादा अंदर मसल्स तक नहीं पहुंच पाती, वो ऊपर के स्किन की तरफ ही जाकर के धंस गई थी। वो राहुल को चाकू देते हुए कहते हैं, इसे निकालो। इश्वी जो धीरे से अपनी आंखें खोल करके छोटी छोटी निगाहें करके अभी दक्ष के चेहरे की तरफ देखती है, लेकिन जैसे उसकी नजर दक्ष के हाथ पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इतना उनको दर्द हो रहा हो, ऊपर से तुम चाकू मार रहे हो। जितना तेज इश्वी ने चिल्लाया था, दक्ष एकदम से इश्वी के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना एक हाथ ले जा करके उसके होठों पर रखते हुए कहते हैं,
तुम शांत होगे, उसके बाद वो काम कर पाएगा। वहीं राहुल जो कहता है, सर अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं इतना फॉरवर्ड नहीं हूँ। दक्ष जो कहते हैं, जल्दी करो, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो गोली अंदर तक जाने लगेगी और खून ज्यादा बह जाएगा, फिर मुश्किल बढ़ सकती है, जल्दी करो राहुल। राहुल जो कहता है, सर मैं डॉक्टर नहीं। तभी दक्ष अपने हाथ से ही नाइफ पकड़ते हैं और उसे ले जाकर के अपने हाथ पर इतने जोर से मारे थे कि उस जगह की स्किन ऑलमोस्ट निकल गई थी। ये देखकर केशवी एकदम से अपनी आंखें जोर से बंद करती है और कांपते हुए होठों से कहती है, बाप रे कितना दर्द हो रहा है, नो 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 नो। उसके इस तरह की आवाज सुन करके अयान, राहुल जो कि अपने निगाहों को ईश्वी की तरफ टिका लिए थे, वहीं दक्ष भी ईश्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, सॉरी गलती हो गई। ये देखकर ईश्वी जो कहती है, जल्दी निकालिए उसे। राहुल भी अब दक्ष की मदद करते हुए उस गोली को जैसे तैसे करके बाहर की तरफ निकालता है और जल्दी से दक्ष के अपने ही शर्ट को फाड़ करके उसको पूरी तरह से दक्ष के हाथों पर बांध देता है। अब खून पूरी तरह से रुक चुका था। वैश्वी जो दक्ष को डांट लगाते हुए कहती है, ऐसे भी भला कोई करता है क्या अपने हाथ के साथ? आपको जरा सा भी प्यार नहीं अपने हाथ से? ज्यादा कर जाता तो? दक्ष जो इस वक्त ईश्वी के बाहों में लेटे हुए थे, उनका सिर जो जाकर के ईश्वी के सीने से टिका हुआ था और उसकी तेज रफ्तार की सांसों को महसूस करते हुए दक्ष जो उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम ब्रीदिंग स्लो करो। इस बात पर ईश्वी जो अपने चेहरे को झुकाकर दक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, हाँ? दक्ष जो उसके चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। और ये बोलते हुए दक्ष ने दोबारा से जानबूझकर केशवी के चेस्ट की तरफ अपने सर को टिका लिया था। उनकी ऐसी शैतानी स्माइल देख करके ईश्वी जो उनके गाल पर अपना हाथ हल्का सा टैप करते हुए कहती है, सुधर जाइए, मरते मरते बचे हैं, अभी भी ये सब बात करनी है आपको? दक्ष अपना चेहरा ईश्वी के सीने के पास छुपाते हुए कहते हैं, थोड़ा देर मुझे ऐसे ही रहने दो। अयान, तुम जा करके अंदर से उन लोगों को लेकर आओ, और हाँ, प्यार से, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है उन दोनों के साथ। वैश्वी जो धीरे से दक्ष के कान के पास आकर झुकते हुए कहती है, आप फायदा उठा रहे हैं इस वक्त का? ईश्वी को महसूस हो रहा था कि दक्ष जानबूझ करके अपने चेहरे को ईश्वी के सीने के पास रखे हुए हैं। उन्होंने अपने चेहरे को हल्का सा घुमा करके जैसे ईश्वी के चेहरे की तरफ देखा था, उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने सर को ले जाकर ईश्वी के लैब पर रखते हुए कहते हैं, मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इस बात पर ईश्वी कहती है, दर्द होता तो अपना हाथ काटते आप, मुझे दर्द हो रहा था, वो भी आपसे ज्यादा। बाप रे, आप बहुत निर्दयी इंसान है। इस बात पर दक्ष ने दोबारा से अपने चेहरे को ईश्वी के चेस्ट पर मोड़ लिया था, जिससे ईश्वी उनके सर पर अपने हाथ जिससे ईश्वी दक्ष के बालों को पीछे से पकड़ते हैं और उनके चेहरे को अपने सीने से दूर करते हुए कहते हैं, सुधर जाइए, आप सारे लोगों के बीच में इस तरह से कैसे कर सकते हैं? मैं दक्ष धीरे से अपने चेहरे को उसके सीने से रब करते हुए कहते हैं, मेरे दर्द को आराम मिल रहा है ऐसे, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी देर ऐसे ही रह सकता हूँ। तभी अयान जो अंदर से उस आदमी की बीवी और लड़की को लेकर आया था, वो तीनों के तीनों इस वक्त अब अपने घुटनों पर आ चुके थे। अयान और राहुल जो कि उन तीनों को घूर रहे थे। तभी दक्ष जो ईश्वी के लैब से धीरे से उठते हैं और फिर अपनी ताकत से खड़े होकर के दक्ष जो कि उस लड़की की तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर उसकी तरफ नीचे बैठते हुए कहते हैं, गोली मारना किसने सिखाया? वो लड़का जो डरते हुए कहता है, वो लड़का जो माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दो साहब, गलती हो गई। हमें लगा था कि आप हमें परेशान करने आए हैं, जैसे कि हर बार वो आदमी आता था, और पापा ने बोला था जब भी कोई आए और घर वालों को परेशान करे तो उसे मार देना, इसलिए मार दिया। जैसे अयान ये सुना था, वो उसके बालों को जोर से पकड़कर पीछे से अपनी तरफ उठाते हुए कहता है, बदतमीज, बेगैरत इंसान, समझ नहीं। लेकिन तभी दक्ष जो अयान से कहते हैं, अयान छोड़ो उसे, और फिर वो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर उस बच्चे के गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, वेरी गुड, जब परिवार पर कोई नजर डाले तो इसी तरह से भून कर रख देना चाहिए उसे। मर्द इंसान कभी उम्र से नहीं बनता, अपनी सोच से बनता है। वैसे हम लोग तुम्हारे परिवार को हर्ट करने नहीं आए, तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। ईश्वी जो दक्ष के बगल में आकर के बैठती है और फिर उन तीनों को ध्यान से देखते हुए कहती है, अगर आप लोग की थोड़ी सी मदद मिल जाए ना तो हमारी लाइफ में सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। ये जो शख्स आपको दिख रहा है ना, इन्होंने अपने देश को बहुत वक्त दिया है,
लेकिन आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। आप लोग की थोड़ी सी मदद उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सिर्फ थोड़ी सी मदद। आप लोग को बस ऐसा प्रिटेंड करना है कि हम आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ सच बुलवाने के लिए। अगर हमें सच्चाई नहीं पता चलेगी ना, तो बहुत सारे मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी और आपके पति को भी कुछ नहीं होगा। प्लीज़। तभी वो औरत जो कहती है, हो सके तो मार दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम उसने किया है ना, उसे मरना ही चाहिए। बड़े आदमियों के लालच में आकर के उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और हम लोगों की भी। पहले हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते थे। वो पुलिस में हुआ करता था और इसी वजह से उसे ये असलों के बारे में बहुत जानकारी थी। लेकिन फिर एक बड़ा आदमी आया और उसको खरीद कर ले गया। बोला बहुत पैसे दूंगा। बस फिर क्या था, बाप बेटे दोनों निकल गए, हम तीनों को इस जगह पर छोड़कर। और फिर हम तब से छुपते छुपाते अपनी जिंदगी काट रहे। हो सके तो मार देना उसे। हमसे जो मदद चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। ईश्वरी जो तुरंत ही उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आप जैसे औरतें हमारा साथ देने लगी ना, तो हम बहुत आसानी से उन मुजरिमों को पकड़ लेंगे जिसने वाकई में ही वो सारे ब्लास्ट में अपना हाथ बटाया था। अगर आप उसके बारे में हमें कोई जानकारी दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना फिर आपको वो सब करना पड़ेगा जो हम आपको कहेंगे करने के लिए। वह श्री जो राहुल से कहती है, शुरू करें। अयान जो थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, क्या यहीं पर? ईश्वरी जो कहती है, रिकॉर्डिंग तो यहीं से शुरू करना होगा। आप लोग को थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है क्या? वही वो लड़की जो कहती है, हमने पिक्चर बहुत देखी, हमको आती है, इसको तो बस मारना आता है, इसको कुछ नहीं आता, और हमारी मम्मी को भी नहीं आता। मैं इस बात पर ईश्वरी जो कहती है, वेरी गुड, अगर तुम्हें आता है तो फिर तुम इसे शुरू करते हैं। राहुल फोन निकालो। अयान तुम इस लड़की का बाल पकड़ोगे, लेकिन हाँ, ऐसा सिर्फ दिखाना कि तुमने बहुत जोर से पकड़ा है, उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। और बेटा तुम्हें ना ऐसा एक्टिंग करना है कि तुम्हें ये जबरदस्ती अंकल खींच कर ले जा रहे हैं। कर लोगी? वो लड़की जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ कर लूंगी। और फिर वो अयान की तरफ देखते हुए कहती है, थोड़ा बहुत खिंचाव भी किया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग में तो इतना चलता है ना। और फिर ईश्वरी जो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग क्लिप्स बनाती है कि उस आदमी की फैमिली के साथ वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं। काफ़ी क्लिप्स बन चुकी थी और अब उन तीनों को बांध करके एक और फोटो क्लिक करते हुए कहती है, इतना काफ़ी होगा उस आदमी के लिए। तभी दक्ष ईश्वरी से कहते हैं, इन लोगों को यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस बात पर ईश्वरी जो पूछती है, क्यों? और ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? इन लोग का घर है यहाँ पर। लेकिन दक्ष अपना चेहरा ना हिलाते हुए कहते हैं, यहाँ रिस्क है इन तीनों को। इन्होंने हमारी मदद करके वैसे भी अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अब इनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है ईश्वरी, हमें इन्हें साथ में लेकर चलना होगा। इस बात पर ईश्वरी ने भी बस अपना सिर हाँ मिला दिया था, क्योंकि बात तो सही थी। आखिर इन तीनों ने इतनी मदद की है ईश्वरी की, तो इन तीनों को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ईश्वरी की बनती ही है। और अब वो सारे लोग वापस रिजॉर्ट की तरफ आ गए थे। ईश्वरी जो अपने घर की तरफ देखती है और फिर आसपास की तरफ, और फिर संजू से फोन कनेक्ट करते हुए पूछती है, यहाँ पर कोई आया तो नहीं था और इस वक्त हम पर कोई नजर तो नहीं रख रहा ना? संजू जो बाहर की तरफ आकर के खड़े होते हुए आसपास अच्छी तरह से अपने हाथ में लिए दूरबीन से देखता है और चारों तरफ सब कुछ क्लियर था, जिससे वो अपने थंब को ऊपर की तरफ उठा करके ईश्वरी को इशारा कर दिया था। और अब वो सारे लोग जो एक करके रिजॉर्ट के अंदर पहुंच गए थे। टीएस माथुर जो गाड़ी की आवाज सुनकर के बाहर तो आए थे, लेकिन जब तक वो बाहर आते हैं उन तीनों लोगों को अंदर की तरफ ले जाया जा चुका था। अब उन लोग का एक जरूरी काम तो हो गया था, लेकिन अब बारी थी उस आदमी के सामने ये सारे क्लिप्स रखने की। अभी भी ईश्वरी थोड़ा परेशान थी इस बात पर कि वो शख्स इन सारे क्लिप्स को देखने के बाद सच्चाई उगलेगा या नहीं। लेकिन दक्ष उसको पूरे कॉन्फिडेंस से समझाते हुए कहता है, डोंट वरी, वो सब कुछ बोलेगा जितना उसे पता है। आखिर क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? क्या वो शख्स वाकई में ईश्वरी को सब कुछ बता देगा या फिर नहीं? आइए जानते हैं बाकी के आतंकवादियों को क्या ईश्वरी ढूंढने में काबिल रह पाएगी या नहीं। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स फॉर सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।